हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मॉडर्न केमिस्ट्री क्लासेस। पिछले लेक्चर में हम लोग कायरल सेंटर के बारे में पढ़े थे और कायरल सेंटर का जो आरएस कॉन्फ़िगरेशन होता है उस पर बात किए थे। कायरल सेंटर का जो टाइप है आर एंड एस, उसके लिए हम लोग तीन तरह से देखे थे। एक वेज रिप्रेजेंटेशन में देखे थे, एक फीसर में देखे थे और एक देखे थे सॉहर्स फार्मूला में। अभी कायरल सेंटर का कुछ एप्लीकेशन देखेंगे। ये जो हम लोग आर और एस निकाल रहे हैं, क्या काम है इसका मॉलिक्यूल में और इसके जानने से क्या होता है। सबसे पहले तो आपको बताएं कि अगर आरएस कॉन्फ़िगरेशन आपको निकालने आता है तो आप दो मॉलिक्यूल के बीच में एक रिलेशनशिप जो एस्टैब्लिश कर सकते हैं वो बड़े आसानी से निकल जाता है। देखिएगा, जैसे दो मॉलिक्यूल है HOH CH3 C2H5। एक ये मॉलिक्यूल लेते हैं और दूसरा लेते हैं ये मॉलिक्यूल। अब आपसे पूछा जाए कि बताइए कि इस दोनों मॉलिक्यूल में क्या रिलेशन है। दोनों आइसोमर्स है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, कायरल सेंटर है इसके अंदर। तो बताइए कि इसमें और इसमें क्या रिलेशन है। क्या ये दोनों आइडेंटिकल है या फिर दोनों में कोई अंतर है, क्या डिफरेंस है। तो एक कॉन्सेप्ट है यहां पर कि अगर दोनों का कायरल सेंटर सेम हो जाए तो दोनों मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे, आपस में आइडेंटिकल हो जाएंगे। तो मेरा सबसे पहला काम क्या रहेगा कि हम इस दोनों कायरल सेंटर का आर और एस कॉन्फ़िगरेशन डिफाइन करते हैं। चलिए, जैसा कि पिछले क्लास में हम डिस्कस किए थे, इसको क्या करते हैं तो पहले हम इसको प्रायोरिटी ऑर्डर दिखाते हैं। प्रायोरिटी ऑर्डर में ये हो जाएगा फर्स्ट प्रायोरिटी में, ये होगा फर्स्ट, ऑक्सीजन है, यहां दो कार्बन है, सेकेंड, यहां एक कार्बन है, थर्ड, और हाइड्रोजन हो जाएगा फोर्थ। अब देखिए, ये लोअर प्रायोरिटी है तो नियम बताए थे कि लोअर प्रायोरिटी को बॉटम में रखिएगा। तो इसको यहां रख लेते हैं, C2H5 यहां आ जाएगा, रिप्लेस हो जाता है उससे। अब जो बाकी दो ग्रुप बचता है उसको भी क्या करते हैं, रिप्लेस कर देते हैं। तो इसको यहां रख ले। तो ये था फर्स्ट और ये था सेकंड, फिर ये था थर्ड और फिर ये था फोर्थ। अब क्या कहा गया था कि आप 1 से 3 चलिए, 2 को होते हुए मूव फ्रॉम 1 to 3 वाया 2। 1 से 3 जाना है, 2 को होते हुए आपका मूवमेंट क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए। अब ये देख रहे हैं कि ये मूवमेंट कैसा है, क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है। हम देख रहे हैं कि ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो इसीलिए जो इसका नाम होगा वो क्या हो जाएगा, एस। एंटी क्लॉकवाइज होता है तो रूल बताए थे क्या होता है, एस। अब वैसे ही अब हम इसका निकालते हैं। पहले इसमें प्रायोरिटी देखिए, तो इसमें ये हो जाएगा फर्स्ट, ये हो जाएगा सेकंड, ये हो जाएगा थर्ड और ये हो जाएगा फोर्थ। तो प्रायोरिटी ऑर्डर आप दिखा लिए। अब जो लोअर प्रायोरिटी ग्रुप है इसको कहां दिखाना है, बॉटम में। तो इसको चेंज करते हैं, जो लोअर प्रायोरिटी ग्रुप है उसको बॉटम में दिखा दिए और इसके साथ ये क्या हो गया, रिप्लेस हो गया। बच गया ये और ये। अब इसको भी रिप्लेस कर देते हैं, OH यहां पर आ जाएगा और C2H5 यहां पर आ जाएगा। तो इसका प्रायोरिटी था फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। अब बारी है मूव करने की। चलिए मूव करते हैं। 1 से 3, 2 को होते हुए 1 से 3 जाना है, लेकिन कैसे जाना है, 2 को होते हुए। 1 से 3 गए, 2 को होते हुए। और ये मूवमेंट क्या है, क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है। तो ये भी क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा, ये भी एस हो जाएगा। तो आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि दोनों मॉलिक्यूल
जो स्ट्रक्चर वाइज थोड़ा डिफरेंट था, लेकिन उसके जो रिस्पेक्टिव कायरल सेंटर हैं उसके कॉन्फ़िगरेशन क्या है, सेम है। तो उसके जो रिस्पेक्टिव कायरल सेंटर है वो सेम है, तो इसको क्या बोलेंगे कि ये दोनों मॉलिक्यूल क्या है, आइडेंटिकल। दोनों मॉलिक्यूल क्या है, आइडेंटिकल है। तो यहां लिख देंगे कि बोथ आर आइडेंटिकल, बोथ आर आइडेंटिकल। दोनों ही क्या होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं। मतलब कि यहां पर हम एक रूल लिख दें कि इफ रिस्पेक्टिव कायरल सेंटर हैज सेम कॉन्फ़िगरेशन, सेम कॉन्फ़िगरेशन, then it will be identical। तो ये क्या हो जाएगा, आइडेंटिकल। ठीक है, क्लियरली विजिबल है। चलिए, तो हम देख पा रहे हैं कि अगर रिस्पेक्टिव कायरल सेंटर का कॉन्फ़िगरेशन अगर सेम है तो मॉलिक्यूल दोनों आपस में क्या कहे जाएंगे, आइडेंटिकल कहे जाएंगे। एक और क्वेश्चन दो कायरल सेंटर वाला को हम यहां पर शो करते हैं। आप वीडियो पॉज करके और खुद से इसको बना भी सकते हैं। मैंने एक मॉलिक्यूल ये ले रखा है और एक और मॉलिक्यूल लिए हैं। बस आपको कुछ नहीं करना है, आरएस निकालना है, क्योंकि हम लोग एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं ना आरएस का। तो चलिए इसको देखते हैं। एक मॉलिक्यूल ये है फर्स्ट और ये मॉलिक्यूल है सेकंड। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, वीडियो पॉज कीजिए और इसको बनाने का कोशिश कीजिए। अब क्वेश्चन को हम थोड़ा सा छोटा करते हैं और इसको हम बनाना शुरू करते हैं। चलिए, मेरा काम क्या है, आरएस निकालना है। सबसे पहला ड्यूटी क्या है हम लोग का कि इसका आर एस पहले निकाले, किसका आर होगा किसका एस होगा। आर एस निकालना आपको बता चुके हैं, जैसा नियम पिछले लेक्चर में था वैसे ही फॉलो करेंगे। तो क्या करें कि इसको जी मान लेते हैं। अगर ऊपर वाला कायरल सेंटर को निकालना है तो नीचे वाले कायरल सेंटर को जी मान लेते हैं। जी मान करके नीचे वाला क्या हो गया, जी। ये पूरा ग्रुप जो घेरे हैं वो क्या हो गया, जी। HOH CH3 ये हो गया। अब देखिए, इसमें हायर प्रायोरिटी ये होगा, सेकंड में हो जाएगा ग्रुप, ये हो जाएगा थर्ड और ये हो जाएगा फोर्थ। तो जो लोअर प्रायोरिटी है वो कहां रहेगा, बॉटम में रहेगा। वही करते हैं, बॉटम में रखते हैं H को, तो G आ जाएगा उसके जगह पर, और बाकी दो ग्रुप बचता है उसको भी क्या करते हैं, रिप्लेस कर देते हैं। अब देखिए, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। अब आपको चलना है 1 से 3 2 को होते हुए। तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन चल रहा है, तो इसलिए इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, S। ये सब चीज आप रफ में कर सकते हैं। अब क्या करें कि अभी तो ऊपर वाला का निकल गया, अब हमको नीचे वाले कायरल सेंटर का निकालना है। तो क्या करेंगे, ऊपर वाले को G मान लेंगे, इसको क्या मान लेंगे, G। तो अब क्वेश्चन आपका ये हो जाएगा, ऊपर G हो जाएगा, HOH और C2H5। प्रायोरिटी देखते हैं, ये हो जाएगा फर्स्ट, ये हो जाएगा सेकंड, ये हो जाएगा थर्ड और ये हो जाएगा फोर्थ। जो लोअर प्रायोरिटी है उसको कहां रखिए, बॉटम में। क्वेश्चन प्रैक्टिस करते करते आपको नियम भी याद हो जाएगा। H यहां कर देते हैं और इसके जगह पर C2H5 आ जाएगा। C2H5, OH को भी यहां इसके साथ रिप्लेस कर देना है। ये है जी, ये 1 था, ये 2 था, ये 3 था और ये 4 था। अब क्या करें, अब करें ये कि इसको घुमाएं 1 से 3 2 को होते हुए, तो आपका मूवमेंट ये आएगा। देखिए आपका मूवमेंट ये आएगा। तो 1 से कहां गए,
3 गए 2 को होते हुए, ये क्लॉकवाइज रोटेशन कर रहा है। और जब क्लॉकवाइज रोटेशन होता है तो आपको बता दें कि वो आर होता है, मतलब नीचे वाला क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करें, इधर एस और आर निकल गया, तो अभी तो एक मॉलिक्यूल का एस आर निकला है। अब हम इस मॉलिक्यूल का एस आर निकालते हैं, इसको यहां से घेर देते हैं। ये पहले वाले मॉलिक्यूल का हो गया। अब आ जाते हैं इसका निकालते हैं। देखिए इसका, इसमें क्या कीजिए, 2 कैरल सेंटर है, तो पहले आप किसका निकालेंगे, ऊपर वाले का निकालेंगे। तो नीचे वाले को क्या कर देंगे, जी मान लेते हैं। नीचे वाले को क्या मान ले, जी। अब ये हो जाएगा, नीचे वाला पार्ट तो जी हो जाएगा, ये बचा OH H C2H5। जैसे क्वेश्चन बना रहे हैं वैसे ही बनाना है आपको, कोई भी क्वेश्चन बनेगा। अब यहां पर ये फर्स्ट है, ग्रुप हो जाएगा सेकंड, ये हो जाएगा थर्ड और ये हो जाएगा फोर्थ। अब आपको क्या करना है, मूवमेंट करना है। तो मूवमेंट कीजिए 1 से 3, लेकिन 2 को होते हुए, तो आपका मूवमेंट एंटी क्लॉकवाइज चलेगा। तो इस कारण से ये क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा। हो गया, सॉरी, पहले तो हमको लोअर प्रायोरिटी को कहां रखना था, बॉटम में रखना था ना। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। क्या करना है, ये लोअर प्रायोरिटी उसको यहां रखना था, H, और यहां आ जाएगा G, और बाकी इसको क्या रिप्लेस कर देना था, C2H5, और यहां हो जाएगा OH। ये था क्या, ये था 1, ग्रुप था 2, C2H5 था 3 और ये था 4। अब घूमिए 1 से 3 2 को होते हुए, तो आप फिर से देख सकते हैं कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन घूम रहे हैं। इसका मतलब क्या होगा कि ये भी क्या होगा, मतलब ये होगा एस होगा, एंटी सॉरी ये एंटी क्लॉकवाइज नहीं, ये क्लॉकवाइज रोटेशन है, ध्यान दीजिएगा। ये क्या है, क्लॉकवाइज रोटेशन है, तो एस नहीं होगा, आर होगा। इस तरह से घड़ी की दिशा में घूम रहे हैं, आर हो जाएगा। तो पहला वाला निकल गया, अब बच गया दूसरा वाला। तो चलिए दूसरा वाला निकालने के लिए पहले वाले कैरल सेंटर को क्या मान लेंगे, जी मान लेंगे। अब इसको मान लेंगे क्या, जी। तो अब क्या करते हैं कि ऊपर अब जी मान लिया गया है, नीचे बचेगा OH H और फिर क्या है CH3। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, प्रायोरिटी ऑर्डर दिखाएंगे। दिखाइए, सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी में कौन आएगा, ऑक्सीजन, उसके बाद ग्रुप सेकंड में, और ये आ जाएगा थर्ड में, और ये आ जाएगा फोर्थ में। और लोअर प्रायोरिटी को कहां रखना है, बॉटम में। तो थोड़ा एक्सचेंज करना पड़ेगा, चलिए एक्सचेंज कर लेते हैं इसको। हाइड्रोजन को ले आइए नीचे, CH3 को ले जाइए यहां पर, बाकी जो 2 ग्रुप बचा उसको भी क्या करिए, एक्सचेंज कर लीजिए। अब देखिए 1 था, 2 था, 3 था, 4 था। घूमना है 1 से 3 2 को होते हुए, इस तरह से घूम रहे हैं। और ये आपका एंटी क्लॉकवाइज हो गया, तो एंटी क्लॉकवाइज हो गया तो वो क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा एस। ठीक है, अब देखिए रिस्पेक्टिव एसिमेट्रिक सेंटर का कॉन्फ़िगरेशन, थोड़ा सा हम इसको जूम करते हैं, आप लोग देखने का कोशिश कीजिए। चलिए अब यहां पर हम ऑब्जर्व करते हैं रिस्पेक्टिव कैरल सेंटर। देखिए रिस्पेक्टिव का क्या मतलब होता है कि ऐसा नहीं कि यहां ऊपर वाला था यहां ऊपर वाला, ऐसे नहीं देखना है। आपको क्या देखना है कि यहां HOH CH3 से जो कैरल सेंटर है उसका, और यहां जो HOH CH3 का जो कैरल सेंटर है उसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो सेम है कि नहीं है। तो यहां देखिए एक कायरल सेंटर जिस कायरल सेंटर पर HOH और CH3 है उसका कॉन्फ़िगरेशन S है। तो क्या इस मॉलिक्यूल में भी जिस कायरल सेंटर पर HOH CH3 है उसका भी S है? देखिए HOH CH3 और इसका भी कॉन्फ़िगरेशन क्या है,
ऐसे, ठीक है। तो रिस्पेक्टिव कायरल सेंटर इसे कहते हैं। ऐसा नहीं कि ऊपर का ऊपर से मिला दिए, नीचे से नीचे के मिला दिए। हाँ, ऊपर अगर जब मिल रहा है तो मिलाएंगे। अब देखिए HOH C2H5 इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, R है। यहां HOH C2H5 इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, R है। तो हम क्या देख रहे हैं कि दोनों में जो रिस्पेक्टिव कायरल सेंटर हैं, जो ग्रुप्स लगे हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग जो उसका कॉन्फ़िगरेशन हैं, ये दोनों में क्या हो रहे हैं, सेम हो रहे हैं। और दोनों में जब सेम हो रहा है तो दोनों क्या हो जाएगा, आइडेंटिकल हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? दोनों क्या हो जाएगा, आइडेंटिकल हो जाएगा। तो यही नियम यहां पर लिखे थे कि अगर रिस्पेक्टिव कायरल सेंटर का कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाए, सेम हो जाए, तो उसे क्या बोलेंगे, आइडेंटिकल बोलेंगे। और अगर सेम ना हो तो क्या बोलेंगे, तो नॉन आइडेंटिकल बोलेंगे उसको, मतलब कि आइडेंटिकल नहीं है। तो अभी आपको सिखाए कि आइडेंटिकल कैसे पहचानते हैं। दो मॉलिक्यूल दे दे तो आइडेंटिकल कैसे पहचानेंगे, तो बस वही काम करना है, कायरल सेंटर निकालना है। कॉन्फ़िगरेशन सेम होगा तो कायरल सेंटर सेम होने के कारण उसका जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो भी सेम हो जाएगा। तो दोनों मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे, आइडेंटिकल हो जाएंगे। चलिए, कोई भी क्वेश्चन इसी तरह से हम लोग देखेंगे। बस कैसा भी मॉलिक्यूल है, RS निकालिए, दोनों का RS निकालिए, मिलाइए। अगर दोनों का कॉन्फ़िगरेशन सेम है तो दोनों मॉलिक्यूल आइडेंटिकल होंगे। अगर दोनों का कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट है तो दोनों आइडेंटिकल नहीं होंगे। ठीक है, चलिए। तो आइडेंटिकल के बाद आज हम एक और टॉपिक पढ़ लेते हैं, डाइसिमेट्री। बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज है डाइसिमेट्री। किसे कहते हैं, डाइसिमेट्री। डाइसिमेट्री पढ़ने के लिए आपको एक कॉन्सेप्ट जानना होगा और उस कॉन्सेप्ट का नाम है प्लेन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, उस कॉन्सेप्ट का क्या नाम है, प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो टॉपिक हमारा क्या है, डाइसिमेट्री, ये हमारा टॉपिक। और इस टॉपिक के अंदर क्या पढ़ेंगे, प्लेन ऑफ सिमेट्री पढ़ेंगे। प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है, चलिए इसको डिफाइन करते हैं पहले। प्लेन ऑफ सिमेट्री एक लाइन का कॉन्सेप्ट है, तुरंत समझ जाइएगा। देखिए, प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होता है, अगर आप मॉलिक्यूल को, ये क्या लिखा गया, यही रहने देते हैं। देखिए, अगर आप मॉलिक्यूल को दो बराबर भाग में बांटते हैं, ठीक है, मॉलिक्यूल को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं इनटू इक्वल पार्ट, और अगर एक पार्ट दूसरे पार्ट का मिरर इमेज आ जाए तो कहते हैं कि इस मॉलिक्यूल के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री है। ठीक है, पहले डेफिनेशन लिख लें। चलिए पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं। इफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड into two equal half and if they are mirror image to each other, then molecule have POS। POS मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री। अगर मॉलिक्यूल दो इक्वल पार्ट में डिवाइड किया जाए और अगर दोनों एक दूसरे का मिरर इमेज है, मतलब मॉलिक्यूल के अंदर कहेंगे कि उसके पास क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है। अब जब उसके पास प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो अगर मॉलिक्यूल में पीओएस है तो मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, सिमेट्री हो जाएगा। और अगर मॉलिक्यूल में पीओएस नहीं है, मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, तब मॉलिक्यूल डाइसिमेट्री हो। तो यहां पर इस चीज को भी लिखते हैं कि मॉलिक्यूल्स हैविंग
पीओएस समझ जाइएगा शॉर्ट फॉर्म, प्लेन ऑफ सिमेट्री अगर है, मॉलिक्यूल्स हैविंग पीओएस देन इट इज सिमेट्री। तो ये क्या हो जाएगा, सिमेट्री हो जाएगा। अगर मॉलिक्यूल में पीओएस है तो मतलब ये क्या होगा, सिमेट्री होगा। उसके बाद लिख देंगे इफ मॉलिक्यूल्स हैव नो पीओएस देन इट विल नॉट सिमेट्री। तो सिमेट्री ये नहीं होगा, और जब सिमेट्री नहीं होगा तो क्या होगा, डाइसिमेट्री होगा। देन इट विल बी डाइसिमेट्री, तब ये क्या होगा, डाइसिमेट्री होगा। कलर्स दिख रहे होंगे। मॉलिक्यूल्स के अगर सिमेट्री है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो वो मॉलिक्यूल क्या हुआ, सिमेट्री। और अगर मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है तो मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, नॉन सिमेट्री बोल सकते हैं या फिर उसको डाइसिमेट्री बोल सकते हैं। और अगर मॉलिक्यूल में डाइसिमेट्री है तो ऑल मॉलिक्यूल्स जो कि डाइसिमेट्री है वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। डाइसिमेट्री मॉलिक्यूल्स, डाइसिमेट्री मॉलिक्यूल्स आर ऑप्टिकली एक्टिव। ये याद रखना है, कोई भी मॉलिक्यूल्स जो डाइसिमेट्री है वो क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज कि मेरे पास ये एग्जांपल है, अब इसमें चेक करना है। देखिए एक चीज आपको बताते चले कि बहुत सारा ऐसा एग्जाम्पल होता है कि प्लेन ऑफ सिमेट्री ऑब्जर्व नहीं होता है, लेकिन कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिसमें देखते ही प्लेन ऑफ सिमेट्री पता चलता है। मैं वो भी बात करूंगा कि अगर कोई मॉलिक्यूल में देखते ही प्लेन ऑफ सिमेट्री ऑब्जर्व ना हो पाए तो उसका क्या उपाय होगा, उसका क्या मेथड है, वो भी मेथड बताएंगे कि देखने में तो भाई ये प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं लग रहा है, तो क्या इसका कोई उपाय है कि पता चले कि हाँ ये पीओएस इसके अंदर है। तो उसका एक ही उपाय है, आरएस कॉन्फ़िगरेशन। अगर आरएस कॉन्फ़िगरेशन हम लोग निकालते हैं, ठीक है, तो उससे हम लोग को बड़े आसानी से पता चल जाता है कि इसमें पीओएस है कि नहीं है। तो पहले तो मॉलिक्यूल में ये देख लेंगे कि डायरेक्टली पता चल रहा है कि नहीं। अगर डायरेक्टली पता चल रहा है तो फिर आरएस निकालने की जरूरत नहीं, लेकिन अगर डायरेक्टली पता नहीं चल रहा है तो फिर हम लोग आरएस कॉन्फ़िगरेशन निकाल करके और उसको चेक करेंगे, ठीक है। और इसका एक टेक्निक होता है, जब आप बहुत सारा क्वेश्चंस बनाएंगे तो आपको ना कुछ टेक्निक्स पता हो जाता है कि कैसे क्वेश्चन को इजीली फास्टली किया जाए। मतलब जब प्लेन ऑफ सिमेट्री की बात आती है तो देखिएगा कि जब सेम काइरल सेंटर होता है वहीं पर प्लेन ऑफ सिमेट्री आता है। जैसे यहां देखिए, यहां पर काइरल सेंटर देखिए, ये काइरल सेंटर है, ये काइरल सेंटर है। इस काइरल सेंटर का कौन ग्रुप है, H है, CH3OH है, और इस काइरल सेंटर क्या है, H है, CH3OH है। तो आप देख सकते हैं दोनों काइरल सेंटर सेम ग्रुप ऑक्युपाई कर रहा है, मतलब कि ये दोनों काइरल सेंटर क्या है, सिमिलर है। तो आप देखिएगा इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री आपको ऑब्जर्व हो जाएगा। अभी दिखा रहे हैं, देखिए अगर आप मॉलिक्यूल को मान लीजिए ऐसे डिवाइड करते हैं तो जैसा ऊपर वैसा नीचे, देखिए इसका मिरर इमेज आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो अगर काइरल सेंटर सिमिलर है तभी प्लेन ऑफ सिमेट्री ऑब्जर्व होता है, और अगर काइरल सेंटर सिमिलर नहीं है, सेम है, सॉरी डिसिमिलर नहीं है, मतलब सिमिलर है, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री ऑब्जर्व होगा। लेकिन देखिए ध्यान से देखिए, काइरल सेंटर अगर सेम नहीं है तब तो कभी भी उसमें सिमेट्री नहीं आएगा, वो मॉलिक्यूल हमेशा डेसिमेट्री होगा। कंफ्यूज हो गए? कंफ्यूज हो गए तो फिर से समझाते हैं, देखिए घबराने की जरूरत नहीं। मैंने क्या कहा कि काइरल सेंटर अगर दो है, दोनों के पास सेम ग्रुप लगा हुआ है, आप देख सकते हैं, इसे कहते हैं सिमिलर काइरल सेंटर। तो सिमिलर काइरल सेंटर में पॉसिबिलिटी है कि प्लेन ऑफ सिमेट्री आ सकता है, ठीक है। ये एक कॉन्सेप्ट हुआ।
अब दूसरा कॉन्सेप्ट बताते हैं। अगर आपके पास दो कायरल सेंटर हैं, दोनों कायरल सेंटर डिसिमिलर हैं। डिसिमिलर मीन्स कि इधर जो ग्रुप है वो ग्रुप इधर नहीं है। अब वो चाहे सभी बदल जाएं या फिर एक मॉलिक्यूल से बदले, एक ग्रुप से बदल जाएं, तो कहेंगे कि दोनों कायरल सेंटर सिमिलर नहीं है। तो जब दोनों कायरल सेंटर सिमिलर नहीं है तो उसमें कभी भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आएगा। ठीक है, ये चीज दिखा रहे हैं। तो अभी आप इस एग्जांपल में देखिए कि दोनों कायरल सेंटर सेम है। ठीक है, हम यहां लिख भी देते हैं, ये क्या है, सिमिलर कायरल सेंटर, सिमिलर कायरल सेंटर, और ये हो गया प्लेन ऑफ सिमेट्री, ये हो गया प्लेन ऑफ सिमेट्री, क्योंकि ये ऐसा प्लेन है जिसके ऊपर और नीचे क्या है, एक दूसरे का मिरर इमेज डेवलप कर रहा है। तो मतलब मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, मीन्स दैट इज मॉलिक्यूल इज सिमेट्री। मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, सिमेट्री हो जाएगा। अगर मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, सिमेट्री हो जाएगा। और मॉलिक्यूल जब सिमेट्री हो जाएगा देन इट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, क्योंकि डाइसिमेट्री जो होता है ना, डाइसिमेट्री वो एक्टिव होता है, और जो सिमेट्री मॉलिक्यूल होते हैं वो ऑप्टिकली क्या होते हैं, इनएक्टिव होते हैं। लेकिन हम इसी में क्या कर दें, सोचिए सिमिलर कायरल सेंटर में ही अब हमें काम करते हैं। हम OH को इधर रख लेते हैं और H को इधर कर देते हैं। नेक्स्ट पेज में इसको देखते हैं, सिमिलर कायरल सेंटर ही है। क्वेश्चन क्या हुआ, HOH है, इसमें हम OH को लेफ्ट साइड कर देते हैं और H को राइट साइड कर देते हैं। अब आप खुद देखिए कि जो यहां पर और यहां पर दो कायरल सेंटर है, और हम यहां से क्या करते हैं कि एक प्लेन गुजारते हैं, एक लाइन ड्रॉ करते हैं, मॉलिक्यूल दो भाग में बट गया। अब क्या आपको देखने से लग रहा है कि हाँ ये POS है? कैसे हो सकता है बताइए? H का इमेज OH हो सकता है? नहीं हो सकता है। हाँ, CH3 का इमेज CH3 हो सकता है, लेकिन OH का इमेज तो H नहीं हो सकता है ना। तो इसका मिरर इमेज नीचे वाला नहीं, मतलब नो POS। डायरेक्टली यहां पर हम क्या लिख लें, नो प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, नो प्लेन ऑफ सिमेट्री। अब क्या बोले थे कि अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है तो क्या होगा, डाइसिमेट्री। मतलब मॉलिक्यूल इज डाइसिमेट्री, मॉलिक्यूल इज डाइसिमेट्री। और जब मॉलिक्यूल डाइसिमेट्री है तो ये हो जाएगा ऑप्टिकली एक्टिव। मॉलिक्यूल जब डाइसिमेट्री है तो ये हो जाएगा ऑप्टिकली एक्टिव, क्योंकि मिरर इमेज नहीं ना आया। लेकिन कायरल सेंटर सेम है, आप देख लीजिए, सिमिलर कायरल सेंटर है। पिछले केस में भी यहां भी क्या था, सिमिलर कायरल सेंटर था, और इसमें भी देख लीजिए मॉलिक्यूल सेम है, बस खाली उसका डायरेक्शन बदला हुआ है। तो यहां पर POS नहीं। तो क्या यहां से कॉन्सेप्ट निकल रहा है कि सिमिलर कायरल सेंटर के केस में, सिमिलर कायरल सेंटर के केस में डाइसिमेट्री हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। नहीं हो सकता है का ये एग्जाम्पल है, और हो सकता है का ये वाला एग्जाम्पल है। ठीक है, अब इसी को आप RS करके भी डिस्कस कर सकते हैं। जैसे देखिए, इसमें क्या होगा, इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा R और इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा S।
मे बी, प्रोबेबली, ऐसे आप लोग चेक कर लीजिएगा और हम भी थोड़ा एक चेक कर लेते हैं। देखिएगा, जैसे नीचे वाले को ग्रुप अगर मान लें CH3 GH और OH, अब बस कुछ नहीं, चेंज कर देना है, H को यहाँ पर, G को यहाँ पर, OH को यहाँ, CH3 को यहाँ। ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4। अब क्या करेंगे, घूमेंगे 1 से 3, लेकिन 2 को होते हुए, 1 से 3, 2, सॉरी, तो तब तो क्या हो जाएगा, ये क्लॉकवाइज हो रहा है ना, तो SR होता है, इसलिए चेक कर लिया है। ये क्या हो जाएगा, SR, तो ये हो जाएगा S, इसका मतलब ये हो जाएगा R, आप चेक कर सकते हैं। लेकिन नेक्स्ट एक बार इसमें चेक करते हैं। देखिए तो इसमें चेक कर लीजिए, एक रूल बन जाएगा, रूल आपके सामने में बनाएंगे। CH3 नीचे G मान लीजिए, H OH, और यहां पर हम H को नीचे कर देते हैं, G यहां पर होगा, OH और CH3। ये था 1, ये था 2, ये था 3, 1 से 3, लेकिन क्या 2 को होते हुए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, S, और ये भी क्या हो जाएगा, S, दोनों क्या हो जाएगा, S। इसका भी आप चेक कर लीजिएगा, S ही आना चाहिए, दोनों S हो जाएगा। तो क्या देख रहे हैं, सिमिलर कायरल सेंटर में देखिए एक नियम हम लोग बना लेते हैं। यहां पर ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है क्योंकि इसमें सिमेट्री है, तो यहां कॉन्फ़िगरेशन उल्टा है, एक का S है तो दूसरे का R है। हो सकता है किसी में एक का R हो तो दूसरा का S हो, तो ये क्या हो गया, सिमेट्री हो गया, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया। लेकिन आप इस सिमिलर कायरल सेंटर में देखिए कि दोनों का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है, सेम। तो इसका क्या मतलब हुआ कि सिमिलर कायरल सेंटर के केस में अगर दोनों का कॉन्फ़िगरेशन सेम आता है तो उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगा और वो डाइसिमेट्री हो जाएगा और वो ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। लेकिन अगर वही सिमिलर कायरल सेंटर के केस में अगर दोनों का कॉन्फ़िगरेशन अपोजिट रहता है तो मॉलिक्यूल सिमेट्री में चला जाता है और वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है। अभी आपके सामने में ये एग्जांपल करके दिखा दें। तो हम क्या करें, इसी चीज को थोड़ा समराइज कर देते हैं। यहां पर देखिएगा एक एक्चुअल कॉन्सेप्ट जो है यहां पर बिल्ड हो जाएगा। कायरल सेंटर अगर मान लीजिए कि 1 है, हम ऐसा बात कर लेते हैं। अब कायरल सेंटर 1 वाला कोई एग्जांपल आप देख सकते हैं, ये ऐसा मान लीजिए, ये H है, OH है, इधर CH3 है और इधर C2H5। क्या आप इसको 2 भाग में बांट सकते हैं? नहीं बांट सकते हैं, एक कायरल सेंटर है, नहीं बांट सकते आप। तो क्या है, नो प्लेन ऑफ सिमेट्री। इसका रिजल्ट हम लोग लिखते जाएंगे, क्या लिखेंगे, नो प्लेन ऑफ सिमेट्री, नो प्लेन ऑफ सिमेट्री। और जब प्लेन ऑफ सिमेट्री ने हमेशा ऑलवेज एक कायरल सेंटर के केस में ये बात हमेशा फिक्स हो जाएगा, नो प्लेन ऑफ सिमेट्री। और नो प्लेन ऑफ सिमेट्री मतलब मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, डाइसिमेट्री हो जाएगा। और जब मॉलिक्यूल डाइसिमेट्री हो जाएगा तब क्या हो जाएगा, ऐसा मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। ये चीज होगा। देखिए तो कायरल सेंटर 1 के केस में तो ये बात मैंने फिक्स कर दिया, कायरल सेंटर अगर 1 है तो कभी भी उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आएगा, और जब कभी भी उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आएगा तो वो डाइसिमेट्री होगा, और जब डाइसिमेट्री होगा तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। अब आ जाते हैं कायरल सेंटर 2 के केस में। कायरल सेंटर 2 के केस में आते हैं। देखिए कायरल सेंटर 2 के केस में यहां पर 2 केस बनेंगे। एक बनेगा डिसिमिलर कायरल सेंटर, यहां पर लिखते हैं इसको, डिसिमिलर कायरल कार्बन एटम, और एक होगा सिमिलर कायरल कार्बन, डिसिमिलर कायरल कार्बन एंड सिमिलर कायरल कार्बन। ठीक है, कायरल सेंटर जब 2 होगा तो उसमें 2 केस आ जाएगा कि ये दोनों या तो सिमिलर होंगे या फिर डिसिमिलर।
अब डिसिमिलर में जब कायरल सेंटर ही सेम नहीं है तो उसका मिरर इमेज एक दूसरे का सेम कैसे हो सकता है? ठीक है, तो डिसिमिलर कायरल सेंटर के केस में याद रखिएगा कि ऑलवेज नो पीओएस, हमेशा इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आएगा, और जब प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आएगा तो ऑलवेज क्या हो जाएगा? डाइसिमेट्री हो जाएगा, ऑलवेज डाइसिमेट्री। और जब हमेशा डाइसिमेट्री हो जाएगा तो ये ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव, हमेशा क्या होगा? ऑप्टिकली एक्टिव। याद रख लीजिए, डिसिमिलर कायरल सेंटर के केस में हमेशा पीओएस नहीं आता है और हमेशा ये डाइसिमेट्री ही रहता है और ऑलवेज ऑप्टिकली क्या होगा? एक्टिव। इसमें कुछ सोचने की बात नहीं। लेकिन अगर हम सिमिलर कायरल सेंटर के केस को डिस्कस करते हैं, ठीक है, आप चाहें तो इसको कॉपी कर सकते हैं। अब हम यहां पर सिमिलर कायरल सेंटर के केस को डिस्कस करते हैं, ध्यान से देखिएगा। इसको थोड़ा छोटा करें। देखिए, सिमिलर कायरल सेंटर के केस में अभी आपने दो केस देखा, इसमें सिमेट्री भी आता है और डाइसिमेट्री भी आता है। तो सिमिलर कायरल सेंटर के केस में हमेशा दो केस आएगा, एक होगा डाइसिमेट्री और एक होगा सिमेट्री। मतलब इसमें दोनों केस डेवलप होता है। इसमें सिमिलर कायरल सेंटर के केस अगर देखिएगा तो डाइसिमेट्री कब होगा? जब बोथ कायरल सेंटर हैज सेम कॉन्फ़िगरेशन, सेम कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। और सिमेट्री कब होता है? जब बोथ कायरल सेंटर हैज डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन, डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन। कहने का मतलब हुआ कि अगर आर आर या एस एस अगर आपको ऐसा कॉन्फ़िगरेशन मिलता है तो ये क्या होगा? डाइसिमेट्री होगा। और जब डाइसिमेट्री होगा तो ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। आया समझ में? जब आर आर होगा या एस एस होगा तो डाइसिमेट्री होगा और ऑप्टिकली एक्टिव होगा। लेकिन वही अगर एक का आर और दूसरे का एस हो जाए या एक का एस और दूसरे का आर हो जाए, मतलब दोनों एक दूसरे का क्या है? अपोजिट है, तो हम कहते हैं कि इस केस में यह सिमेट्री होने लगता है एंड ऑप्टिकली इनएक्टिव होने लगेगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो सभी केस को हम यहां पर डिस्कस कर दिए हैं। एक कायरल सेंटर का केस होगा, मिलाइए, एक कायरल सेंटर का केस होगा, कभी भी पीओएस नहीं होगा, हमेशा डाइसिमेट्री होगा, हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव होगा। दो कायरल सेंटर होगा तो इसमें दो केस आता है, एक डिसिमिलर एक सिमिलर। डिसिमिलर के केस में हमेशा पीओएस नहीं आएगा, हमेशा डाइसिमेट्री होगा, हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव होगा। उसके बाद सिमिलर कायरल सेंटर के केस में तो दो केस आने लगता है, इसमें डाइसिमेट्री भी आता है और इसमें सिमेट्री भी आता है। डाइसिमेट्री तब आता है जब दोनों कायरल सेंटर का कॉन्फ़िगरेशन आपस में सेम हो जाए, जैसे आर आर या एस एस हो जाए तो ये डाइसिमेट्री हो जाता है।
तो ये ऑप्टिकली एक्टिव हो जाता है। लेकिन वहीं अगर दोनों का कॉन्फ़िगरेशन अपोजिट आने लगे, एक का आर हो जाए और दूसरे का एस हो जाए, या एक का एस और दूसरे का आर हो जाए, मतलब अपोजिट आने लगे, तो मॉलिक्यूल में पीओएस डेवलप हो जाता है और वो क्या हो जाता है, ऑप्टिकली मतलब सिमेट्री हो जाता है और वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होने लगता है। तो ये था पूरा कॉन्सेप्ट डाइसिमेट्री के लिए। ठीक है, अब आप कोई क्वेश्चन को यहां पर बना सकते हैं, देख सकते हैं। जैसे देखिए, हम सभी तरह के सवाल करेंगे, देखते ही पता चलेगा, कुछ में देखना निकालना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए ये मॉलिक्यूल है, आपसे कोई पूछे कि बताइए तो ये मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव है क्या या नहीं है, तो देखिए क्या करेंगे, दोनों का कायरल सेंटर पहले मिलाएंगे। दोनों का जो कायरल सेंटर है आप देख सकते हैं डी सिमिलर है, बोथ कायरल सेंटर इज डी सिमिलर, मतलब कि ये डायरेक्टली क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। इसमें कोई पूछने की बात नहीं, क्योंकि देखिए इस कायरल सेंटर पर HCH3OH है और इस कायरल सेंटर पर HC2H5OH। क्लियर। अब इसी तरह का क्वेश्चन अब हम सिमिलर में देख लेते हैं। तो डिसिमिलर वाला भी तो कोई बात ही नहीं है, वो तो देखते ही बताना है कि क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव। लेकिन हमें कंक्लूड किसमें करना पड़ता है, खास करके जब सिमिलर और डिसिमिलर कायरल सेंटर आने लगता है, मतलब सिमिलर कायरल सेंटर आने लगता है, HOH HCH3OH। अब हम इस मॉलिक्यूल को कुछ ऐसा बेतरतीब ढंग से लिख दिए हैं कि आपको कुछ पता नहीं चलने वाला। ठीक है, लग रहा है आपको, बीच से इसे डिवाइड कीजिए तो CH3 यहां आया हुआ है, मिरर इमेज तो कभी दिख ही नहीं रहा है। तो जब नहीं ना मिरर इमेज आपको दिखेगा तो पहले आप दोनों का RS निकालिएगा। चलिए आपके सामने में हम इसका RS निकालते हैं। RS निकालिए तो दो कायरल सेंटर है ना यहाँ पर, एक ये है और एक ये। ऊपर वाला को निकालने के लिए पहले हम लोग नीचे वाले को G मान लेते हैं। इसको क्या मान ले, G। एक क्वेश्चन करके दिखा रहे हैं जो थ्योरी बनाए उस पर, इसको क्या मान लीजिए, G। तो चलिए क्या होगा, नीचे G है, इधर OH, इधर H और इधर CH3। वहां देखते रहिए, यहां समझते रहिए। प्रायोरिटी ऑर्डर में ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। लोअर प्रायोरिटी को कहां करिए, डाउन में करिए, इसके साथ एक्सचेंज कीजिए। तो इसमें H हो गया, इधर G हो गया, यहां हो गया OH और यहां हो गया CH3। 1 2 3 4 घूमिए तो 1 से 3, लेकिन 2 को होते हुए, तो ये क्लॉकवाइज चल रहा है, क्लॉकवाइज चल रहा है तो ये क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। क्लॉकवाइज चल रहा है तो क्या हो जाएगा, R। ऊपर वाला का निकल गया। अब नीचे वाले कायरल सेंटर का कॉन्फ़िगरेशन हम लोग निकालते हैं। देखिए, तो अब ऊपर वाले को मान लेंगे। अब इसको आप क्या मान लीजिए, G मान लीजिए। चलिए ऊपर वाले को G मान लेना है। तो देखिएगा ये हो जाएगा G, इधर हो जाएगा CH3, ये हो जाएगा OH, ये हो जाएगा H। तो ये है फर्स्ट, ये है सेकंड, ये है थर्ड, ये है क्या, 4। प्रायोरिटी सिखा चुके हैं, यहां ज्यादा टाइम नहीं देंगे। अब देखिए इसमें, अच्छा इसमें पहले से ही लोअर प्रायोरिटी ग्रुप बॉटम लाइन पर है, तो आपको चेंज करने का जरूरत नहीं। अब सीधे घूमिए, 1 से 3 2 को होते हुए, 1 से 3 2 को होते हुए ऐसे चलेंगे, 2 बीच में आ गया। तो क्या चल रहा है, एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है। क्या चल रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है तो क्या हो जाएगा, S। अब क्या हो जाएगा, अब हो जाएगा कि दोनों का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, अपोजिट है। अब बोले थे कि सिमिलर कायरल सेंटर में जब दोनों का कॉन्फ़िगरेशन अपोजिट हो जाता है तो क्या हो जाता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। मतलब ये क्या है, सिमेट्री है। क्या है, सिमेट्री। दिख रहा है आपको, दिख नहीं रहा है आपको, कहीं ऐसा प्लेन ड्रॉ करिएगा तो नहीं आपको ऑब्जर्व होगा। तो इसीलिए बोले हैं कि जब प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं दिखे तो RS से निकालिएगा।
नहीं तो गलती हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिमेट्री। सिमेट्री का है क्योंकि एक का आर और दूसरे का एस, एक का आर और दूसरे का एस, तो दोनों अपोजिट है। अभी न थ्योरी दिए थे, क्या लिखे थे यहां पर कि अगर एक का आर और दूसरे का एस है तो सिमेट्री होगा और ऑप्टिकली क्या होगा? इनएक्टिव होगा। तो ये क्या हो जाएगा? अभी जो क्वेश्चन बना रहे हैं सिमेट्री हो गया, असिमेट्री हो गया, तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव। फिर से बताते हैं, देखिए आपको क्या करना है, दोनों कैरल सेंटर अगर डिफरेंट है तो आंख बंद करके बता सकते हैं कि ये डाइसिमेट्री होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। लेकिन अगर दोनों कैरल सेंटर सेम है तो आपको क्या बताना होगा? अगर आप पहले पीओएस चेक कीजिए, नहीं दिखा तो आरएस निकालिए, ठीक है, आरएस निकालिए। और आप ऐसा करिएगा, देखने का जरूरत ही नहीं है, अगर आपको सिमिलर कैरल सेंटर दे दिया तो चुपचाप पहले आर और एस निकालेंगे। अगर दोनों का कॉन्फ़िगरेशन सेम आया तो बोलेंगे एक्टिव है, डाइसिमेट्री है। अगर दोनों का कॉन्फ़िगरेशन उल्टा आ गया, एक का आर दूसरे का एस, तो बोलेंगे कि ये सिमेट्री है और ये मॉलिक्यूल क्या है? ऑप्टिकली इनएक्टिव। बस हो गया, इतना सा काम है। तो आज के इस लेक्चर में हम पूरा क्लियर कर दिए डाइसिमेट्री को, क्या होता है डाइसिमेट्री, किस में होगा किस में नहीं होगा, पता कैसे करते हैं डाइसिमेट्री, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही रहेगा। अगले लेक्चर में आपको बताएंगे कि मिरर इमेज क्या होता है मॉलिक्यूल में, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में। देखिएगा कि एक मिरर इमेज पढ़ना है। मिरर इमेज दो तरह का होता है, सुपर इम्पॉसिबल, नॉन सुपर इम्पॉसिबल। अगले लेक्चर में इसके लिए बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।